संस्कृतिया में भी सेम टू सेम हिंदी जैसा है, इसमें भी कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सबके बारे में, क्योंकि अब ज्यादातर लेक्चर करना नहीं है, जो करना था तो कर ली शुरू ही नहीं। इसमें भी तुम देखो ध्यान से, थोड़ा सा हल्का हल्का नीचे में सेम टू सेम चीज मिल रहा है तुम्हें। प्रत्यय, संधि, समास, उपसर्ग, कारक, वचन, एक वचन, द्विवचन, ये सब चीजें। अब देखो कि ये सब चीजें तो हिंदी में भी था, जब हम हिंदी में पढ़ लेंगे ना तो संस्कृत का आधा हिस्सा ही खत्म हो गया है, तो हम एक ऊपर भी अगर जोर डालेंगे तो दूसरा का अपने आप कंप्लीट हो जाता है। तो देखो एक वचन, द्विवचन संस्कृत में अलग चलता है, एक वचन, दो वचन और बड़ी मनी मतलब बहुवचन हो जाता है, तो वो सब पढ़ाएंगे उस समय में। और इसी में आता है सर धातु, इस सब में जैसे धातु मतलब वर्ब, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रिया, इस सब में कि धातु गच, धातु पठ, धातु ऐसे करके, गच्छति गच्छता, ये सब करके, मैंने गच्छ मैंने जाना, पठ मैंने पढ़ना, ऐसे करके संस्कृत में आता है। तो उन सब में से ऑब्जेक्टिव निकलता है 9 के आसपास में, 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव उसमें से पूछा जाता है कि गच्छ धातु के कौन सा रूप है, ये केम वचन में है, ऐसे करके आता है। फिर कारक सर, इसमें विभक्ति आता है सर, बालक शब्द के रूप, सब में प्रथमा विभक्ति, दूसरा विभक्ति, तीसरा विभक्ति, ऐसे करके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो कारक में कौन सा कारक है, तो कारक हम लोग पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, ये वाला कर्ता ने, अरे यार, कर्ता ने कर्म को कारण से, ये वाला, तो उसी को एरा पर फिट करके बोला जाता है। लड़का ने, लड़कों ने, है ना जी, इस तरीके जैसे कर्ता ने कर्म को, तो लड़कों को, ऐसे करके, तो उसी चीज को फिर ऐड करके बोलने में आसानी होता है। तो यही संस्कृत का एक स्टाइल है। तो विभक्ति से कारक दोनों आपस में साथ साथ चीजें याद करना होता है। कारक हालांकि पढ़ले रहेंगे तो उस पर थोड़ा बैठाना होता है, इस पर, और उसका मतलब समझोगे अलग से। उपसर्ग हूबहू हिंदी वाला, सेम टू सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं। उपसर्ग, तो उपसर्ग मतलब पहले वाला, प्र जोड़ संसा, जो भी हम लोग कह सकते हैं, तो पहल का वाला हम लोग उपसर्ग बोल देते हैं। बड़ी आसान होता है ये, तुरंत देखोगे तो आंसर दे दोगे। प्रशंसा, पराक्रम, पराक्रम, तो इसमें प्रा पहले में आ गया, प्रा जोड़ क्रम, पराक्रम। तो इसमें बहुत आसान होता है, देख करके जवाब दे देता है, चाहे हिंदी रहे चाहे संस्कृत रहे। थोड़ा सा प्रत्यय में मुश्किल हो जाता है, हालांकि ये भी आसान है। इसमें क्या करना है कि हमको लास्ट वाला देखना है, शुरू वाला नहीं, तो ये वाला हो जाएगा आंसर इसका लास्ट में। लेकिन फिर भी संस्कृत में बहुत सारा प्रत्यय होता है, लकार भी एक तरह के प्रत्यय ही होता है, तो बड़ी कंफ्यूज करता है इसमें। तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोर्स डालेंगे हम लोग, थोड़ा ज्यादा अच्छा समझेंगे। संधि जो हम लोग हिंदी में समझते हैं तो वही वाला संस्कृत में संधि रहता है। समास भी सर सेम, बस 19-20 का फर्क रहेगा सब में, तो बाकी सब चीजें सेम ही है। इसमें देखो हिंदी जैसा उतना बहुत सारा लोचा नहीं है, एक ही दोनों में लोचा ज्यादातर है। ये देखो ये और ये लकार वगैरह ये सब इसी में आ जाएगा। लकार मतलब कुछ ही सर, काल मतलब टेंस, तो धातु और वचन में इसी में आ जाएगा लकार पूरा, और विभक्ति में बालक शब्द के रूप इसी में। एक खानी दोनों बहुत टेंशन देगा, लकार याद करना है, विभक्ति लगाना है, फिर अनुवाद वगैरह बनाना, सारा कंडीशन इसी में, दोनों माथा बड़ी खराब करेगा। बाकी सब नॉर्मल ही रहता है। और एक तरह से लकार जो है ना, वो एक तरह का प्रत्यय हो जाता है, क्योंकि तीतांति गच्छति गच्छन्ति इस तरीके से हो गया ने। जैसे सपोज कि गच्छति, गच्छति में कौन सा प्रत्यय है सर, तो यहाँ पर हो गया ती प्रत्यय हो गया था गच्छति में, तो लट लकार वाला ये आ गया इस टाइप से। तो बहुत तरह की चीजें हैं जो कि लगभग खाने दोनों में ज्यादा तुमको दिक्कत होगा समझने में। खैर वो टाइम पर सब समझ में आ जाएगा, अभी शुरुआत में उतना ध्यान नहीं देना है। और इधर में देखो ध्यान से, अपठित गधांश, जैसा भी बोले थे हिंदी हमने गधांश, सेम टू सेम यही संस्कृत में रहेगा गधांश। गधांश था ही हिंदी में 20 नंबर, मतलब ओरम से सवाल देखना है और फिर ओरम से जवाब दे देना है, मतलब कहानी पढ़िए और नीचे का जवाब दीजिए। लेकिन हिंदी रहेगा संस्कृत में लिखल, और संस्कृत बड़ी हार्ड होता है, संस्कृत के हिंदी समझना बड़ा मुश्किल है, तो उसको सिखाया जाएगा। जैसा ही आप लोग ये सब जब सीख जाएंगे ना, तो विभक्ति लकार ये सब जब थोड़ा सा हिंदी करना सीख जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली है ना कि ये सब अपने आप आना चालू हो जाएगा। तो गधांश 13 नंबर, उसमें 20 नंबर था ना, इसमें 13 नंबर क्या आता है, एक बार शायद 6 नंबर, एक बार 7 नंबर का आता है, 7 नंबर और फिर एक 6 नंबर के, ऐसे करके 2 आता है। तो गधांश में तुम्हारा 13 नंबर आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए है। तो संस्कृत में 13 नंबर तुमको इससे मिल जाएगा, ये तुमको पास कराने का क्षमता रखता है।
आराम से देख के आंसर लगा देना है। और संस्कृत में पत्र लेखन, जो कि अभी हिंदी में बताया था सर, इसमें भी लेटर लिखाता है, लेकिन यहाँ संस्कृतिया में लेटर लिखाएगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय अस्ति, इस तरीके से जो भी होता है ऐसा ही है। महाशया सविनय निवेदन अस्ति, ऐसे कर करके सब संस्कृत में लिखना होता है। तो संस्कृत में पत्र, संस्कृत में ही उसमें बोलेगा कि पत्र लिखिए और वो भी संस्कृत में ही लिखिए, ऐसे करके हेडिंग में डाल देगा। और हिंदी में खाली बस हिंदी है तो हिंदी में, संस्कृत में पत्र संस्कृत में, और हिंदी वाला पत्र हिंदी में, ऐसे रहेगा। अनुच्छेद, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर। अभी हम बोले थे निबंध सर, हिंदी में बोले थे क्या, निबंध लिखना है। होली दिवाली ये सब किसी पर भी, महात्मा गांधी पर लिख दीजिए, होली पर, दिवाली पर, कोई भी अपना त्योहार पर, कोई भी अपना खेल पर, क्रिकेट बैट बॉल जो भी हो। एकरो में भी सेम आता है, संस्कृत में अनुच्छेद एकरो में वही है, लेकिन यहाँ संस्कृत में आपको लिखना पड़ेगा मेरा गांव के बारे में। तो मेरा गांव के बारे में लिखेंगे तो मेरा गांव के बारे में बताइएगा ना। मम ग्रामम, मम ग्रामम, ग्रामम, मम ग्रामम मतलब मेरा गांव के बारे में। मेरा गांव बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारा है, तो सबको संस्कृत में करना होता है, ठीक है। या तो गंगा नदी के बारे में, या तो फिर सरस्वती पूजा के बारे में, कोई भी, जैसे संस्कृत सुनने में लग रहा है सर, तो संस्कृत थोड़ा सा संस्कृत से रिलेटेड ही ज्यादातर देगा, थोड़ा सा धार्मिक रूप में ज्यादातर देना पसंद करता है। कुछ पर्सनल चीजें जिससे संस्कृति का पता चलता है, अधिकतर ऐसा ही में से कुछ संस्कृत में अनुच्छेद आता है। बाकी हिंदी में तो भाई कोरोना वगैरह वगैरह, संस्कृत में भी एक बार कोरोना वायरस पर आया था लिखने को, जो कि कोरोना आया था उसी समय में आया था। फिर भी अपना खेल के बारे में, प्रिय खेल आपका क्या है उसके बारे में लिख सकते हैं। तो जो भी होगा अच्छा चीजें, लेकिन संस्कृत में, संस्कृतिया में लगभग चीजें संस्कृत में रहेगा, लेकिन कुछ कुछ हिंदी में भी रहेगा। संस्कृत में अनुवाद करें, अनुवाद करने के लिए बाकी ये सब लकार विभक्ति कारक चिन्ह ये सब चीजें हम लोग को सीखना पड़ता है, और ये सब जब सीखेंगे तो हम लोग अनुवाद अच्छा से कर पाएंगे। राम जाता है, राम खाता है, इस तरीके से बना लेंगे। रामः गच्छति, ये सब चीजें, रामा खाद्यति, ऐसे कर करके। तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम भी सिखाया जाएगा। ये तुमको 6 नंबर दे देगा। इसमें ऑप्शन नहीं लगाना रहेगा, इसमें तुमको सामने बनाना रहेगा। राम जाता है, राम जाता है तो जाता है का, जाता है तो यही सामने बनाना पड़ेगा। रामः गच्छति, तो सब कुछ सामने बनाना होता है इस संस्कृत में। और ये प्यूसम सर, जो कि सब कुछ यहाँ पर अधूरा लिखा है थोड़ा सा प्यूसम के बारे में। प्यूसम आपको देगा 16 नंबर, जिसमें से बनाना क्यों रहेगा सर, 16 को क्वेश्चन ही रहेगा, 8 को बनाना है, मतलब 16 नंबर के रहेगा, ये 16 मार्क्स 16 नंबर के रहेगा। अब इसमें जो जवाब देना है ना, ये हिंदी में रहेगा, खाली यही एगो सबसे हल्का है इसमें। अब इसमें पास कराने का जिम्मेदारी किसको पास किया, ये प्यूसम के पास और ये गधांश के पास। गधांश से फिर भी थोड़ा सा लाइन में मिला मिला कर तो चुन ही सकते हैं, और प्यूसम वाला जो कहानी पढ़ करके रहोगे, पढ़ाल तो इंग्लिश संस्कृत में किताब लिखा है ना, तो संस्कृत में ही समझाया जाएगा, लेकिन हिंदी करके समझाया जाएगा। तो तुम्हारा जो वहां जवाब देना है वहां हिंदी में ही देना होता है। जैसे सपोज दैट सर कि पटना में कौन कौन सा चीजें घूमने योग्य है, पटना में कौन कौन सा चीज भ्रमण के योग्य है, देखने योग्य है। पटना में तो जैसे कि सर चिड़ियाघर हो गया है, गोलघर हो गया है, तारा मंडल हो गया है, गुरुद्वारा, ये सब चीजें देखने योग्य है। पटना के पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र था, ये सब चीजें तो संस्कृत में रहेगा, लेकिन पढ़ाएंगे तो हिंदी करके पढ़ाएंगे, जैसे इंग्लिश को हिंदी करते हैं, तो जवाब इसमें हिंदी देना होता है। ये संस्कृत में सबसे आसान यही मानते हैं। यहाँ से कुछ नंबर ला लीजिएगा और कुछ ऑब्जेक्टिव से नंबर आ जाएगा, जस्ट ये हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, जो प्यूसम हम लोग पढ़ेंगे ना, प्यूसम में भी मिनिमम सर तो 40 नंबर के आसपास में रहता है। इसका भी दूसरा किताब आता है, लेकिन दूसरा किताब से ट्यूशन देना बंद कर दिया है। दूर तो पाठ इसका एक किताब आता था, जो शायद 2014-13 ऐसा ही तक में, 15 तक के आसपास में, फिर किताब बंद कर दिया, मतलब सवाल जवाब नहीं करने लगे इस किताब में से। तो फिर इसी में से स्पेशली करता है 40 नंबर, कभी 45 नंबर, और बाकी जो बच जाता है सर 60-65 नंबर के, वो व्याकरण से आ जाता है। इसमें 2 ये विषय पढ़ना है, इसमें वर्णिका जैसा था ये वाला, लेकिन हटा दिया गया है, तो झमेला खत्म हो गया। चाहे 9 में हो चाहे तो 10 में, दोनों के लिए सेम है। पहले ही शुरुआत बता देते कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में सेम चलते रहेगा। तो ऐसा मत सोचना कि खाली 10वां पढ़ा रहे हैं, ये 9वां हो या 10वां हो, दोनों मतलब बराबरी ही है। तो इस तरीके से कंडीशन है, 10वां में भी और 9वां में भी दूसरा पार्ट को नहीं क्वेश्चन मिलता, तो उसको मतलब कि एक तरह से किताब है, लेकिन एग्जाम में नहीं, तो पढ़ने से क्या फायदा है। थोड़ा बहुत कहानी के लिए, मनोरंजन के लिए पढ़ सकते हैं अपना, वो अलग मैटर है। तो यहाँ पर हम लोग को प्यूसम से, कहानी से, तो तुम खुद बताओ
कि इसका थ्योरिकल ये सब चीजें याद करने में ज्यादा फायदा है कि कहानी सुन के याद होने वाला फायदा है। कहानी जल्दी याद होता है तो कहानी से तुमको ज्यादा नंबर आता है। और इसमें से कुछ चीजें जो हल्का है वो चीज याद कर लेंगे, लकार तो इस नॉर्मल सब याद कर लेता है। और जब आप लकार विभक्ति थोड़ा बहुत भी याद करते हैं तो ये सब भी आराम से बनता है। तो इसमें कोई मिलाकर कोई ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन लगता है भारी क्योंकि पहली बार संस्कृत बहुत सारा मिलेगा पढ़ने को, इसीलिए भारी लग सकता है। संस्कृत ऐसे भी 7-8 क्लास में है लेकिन कहाँ को पढ़ाते हैं। अमृता नाम की किताब है ना जी 8 क्लास में, लेकिन नहीं कोई पढ़ाते हैं। तो नहीं पढ़ाने की वजह से लेखन को भारी लगता है, लेकिन एक्चुअली में होता है हल्का ही, बस देखने में लग जाता है। तो जब पढ़ रहे हैं 9 से भाई, तो 9 से सब कुछ समझते समझते समझ लेंगे। 9 में तो यहाँ तक कि ट्यूशन को खोलू भी नहीं करते हैं, हम जहाँ तक नोटिस किए हैं, हम तो कभी खुद नहीं पढ़े हैं। तो 9 क्लास के जब ट्यूशन वगैरह भी नहीं पढ़ोगे तो भाई रे 10 क्लास में भी तो दिक्कत होगा नहीं। जब 9th में हम ना ही ट्यूशन पढ़ेंगे, ना ही दर्शन किए, ना देखे किए कैसन कैसन होता है पढ़ना, तो समझ में कहाँ से आएगा 10 वाला, वो भी तो संस्कृति में सेम टू सेम रहेगा। तो हम अभी तक नहीं देखे हैं उतना ध्यान से कि कोई पढ़ाते हैं, क्योंकि हम भी नहीं पढ़े हैं, मेरा कोचिंग में अभी तक नहीं चलता है जहाँ पढ़े हैं। तो 9th में ट्यूशन वगैरह नहीं चलता है। तो खैर इतना था जानकारी इसके बारे में संस्कृत में, हम लोग को कितना कितना नंबर क्या रहा है इसमें। 9 नंबर, इसमें 15 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर। कभी कभी तुमको क्या मिल सकता है ने, हालांकि इसमें मिलता नहीं उतना, बाई चांस आ सकता है कि संधि समास में अंतर, ये बाई चांस आ सकता है। संस्कृत में इसे अभी तक हम देखे नहीं है, लेकिन आने का संभावना बनता तो है। बाकी ये सब जो है नॉर्मली, तो यहाँ पर 2 ही चीज पढ़ना है, संस्कृत व्याकरण और ट्यूशन। अब संस्कृत पढ़े या हिंदी पढ़े, आधा चीज तो कंप्लीट पहले ही हो गया है। तो खाली एक ही किताब इसमें बच रहा है जो कि हम मेहनत कर सकते हैं और आसानी से हो जाएगा। कहानी सुनने में भी पटना के बारे में पूरा कहानी सुन लेंगे, आलस कथा के बारे में, आलसी आदमी के बारे में कहानी सुन लेंगे तो हो जाएगा काम। राम सीता, चलो मंदाकिनी घूमने के लिए, तो भाई रे उसके बारे में जान लो। मतलब सब बहुत ही आराम से है। विश्व शांति के बारे में कि भाई दुनिया में ज्यादा ये सब नहीं होना चाहिए, आतंकवादी वगैरह वो सब। तो संस्कृत लगेगा भारी, लेकिन जब सुनाए जगह तो हल्का हो जाएगा। तो हिंदी वाला जवाब तुम आसानी से दे सकते हो, ये और ये 2 नंबर तुमको आराम से ला देगा कितना। लेकिन फिर भी सब में मिनिमम 60 से ऊपर लाने का चांस ज्यादा रहना चाहिए, या तो लाने का कोशिश खूब करना चाहिए, भले ही थोड़ा 10-20 नंबर कम जाए, लेकिन 60 से प्लस आना ही चाहिए। तब एक पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी का लक्षण दिखाई देता है कि हाँ बच्चा पढ़ता है भाई।